अगली बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने हैं। दूसरी बात हमने की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कि खर्च करने के लिए हमें अपने पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ानी है। जब उनकी इनकम बढ़ गई वो खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो वेल्थ सर्कुलेशन होगी, वेल्थ सर्कुलेशन होगी तो हमारे मुल्क का पहिया तेजी से चलेगा। ये ऐसा ही है कि जब खून में कमी है तो ब्लड सर्कुलेशन को तेज किया जाता है ताकि जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। जब तक खून की बोतल लगती रहती है वो भी एक ऐड ऑन होता रहता है फैक्टर मरीज को बचाने के लिए। सो हमने अपने मुल्क में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ानी है, उसके लिए पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ानी है। तो जो पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि IMF से हमने कर्ज ले लिया, हमारे लिए बड़ी आसानी है कि अगले 37 माह में हमने आगे लेके चलना। जो हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तानियों की, अगर हम उस हिस्ट्री की तरफ जाएं हम देखते हैं कि हमने 1971 में हम पाकिस्तानियों पे टोटल कर्जा सिर्फ 30 अरब रुपए का था। कितना? 30 अरब रुपए। हम इस 30 अरब में वो कर्ज शामिल था जो हमने IMF से $112 मिलियन लिया। इसके बाद हम IMF के पास चलते गए और कर्ज बढ़ता गया और ये वक्त था कि 1975 में 71 अरब और 1980 में 146 अरब पाकिस्तान पे कर्ज हो गया। आज के दिन में अगर देखें नाजरीन, आज के दिन में हमारी डेली इनकम 28 अरब है। उस वक्त टोटल कर्ज हमारा 30 अरब था 1971 में। अगर इसको एवरेज करें तो आज जो हम इनकम टैक्स की सूरत में दे रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की नेट इनकम है, ये बेसिकली प्रोविंशियल शेयर्स के बाद है। अगर उस प्रोविंशियल शेयर को ऐड कर दें तो ये इनकम और बढ़ जाती है। 17,000 अरब डिवाइडेड बाय 365 देख लें। लेकिन जो कि 10,370 नेट इनकम है तो हम 30 अरब डेली आज कमाते हैं। अगर हम वो कर्ज जो 30 अरब 1971 में हम पे था, 1970 में हम पे था, तो हम एक दिन की इनकम से उसको सेटल कर सकते थे। लेकिन आज वो कर्ज जो 30 बिलियन था वो बढ़ते हुए 1980 में 146 बिलियन हुआ। और आप सबको पता है कि ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत में जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज चलती रही कि किसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाए। ज़ियाउल हक साहब ने भी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने 1970 से लेके 1900 जब तक वो रहे वो, और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब कोशिश करते रहे कि हम किसी तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। लेकिन तमाम स्ट्रेटजीज शॉर्ट टर्म मेजर्स थी। अयूब खान साहब ठीक है, एक डिसेंट रिस्पेक्टेबल आदमी थे, फौजी थे, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने अंडरटेक की उनके साथ मैं पर्सनली इत्तेफाक नहीं करता। जो पॉलिसीज लैंड रिफॉर्म्स के नाम से उन्होंने इंप्लीमेंट की, पर्सनली मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं कर पा रहा। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज उन्होंने डेवलप कराई, अप्रूव की और जिन लोगों को उन्होंने दिया अथॉरिटी, उसके साथ इत्तेफाक करना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसी टेन्योर में आप इंडिया को देख लें, उन लोगों की पॉलिसीज थी लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज थी शॉर्ट टर्म अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कि मैंने आज एक खून की बोतल अपने मरीज को दे दूं, बस ठीक है, बाकी देखेंगे कल मरीज को बचाना होगा, देखेंगे खून की बोतल कहां से लाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंडियन और चाइनीज पॉलिसीज को देखिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए काम किया। स्ट्रेटेजी हमारी पॉलिसीज में ये दौर जो था 50 से लेके 80 तक का एक सेंसिटिव दौर था, एक सेंसिटिव एरा थी जिसमें कि हम फाइनेंशियली ट्रैप हो गए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में।
मैं इसको मोर्दे इल्जाम तो नहीं ठहरा सकता कि उसका कसूर है, उसका कसूर है, उसका कसूर है। आज भी मैं इल्जाम तराशी नहीं कर सकता किसका कसूर है, क्योंकि डीप रूटेड जड़ें हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको मरहुमा बेनजीर साहिबा कहा करती थी कि मैं अपने क्लर्क को मैनेज नहीं कर पा रही कि मैं कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दूं, कोई डिसीजन ले लूं। क्या कर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी कि वो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें, कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि 2/3 मेजॉरिटी हो तो मैं फिर काम कर सकता हूं। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इनको मिली, काम फिर नहीं कर पाए। सिचुएशन आज की देख लें कि आज औरंगजेब साहब को, शहबाज शरीफ साहब को क्या सामना है। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को, पॉलिटिकल सिचुएशन को अलहदा से मैनेज करना पड़ता है, फाइनेंशियल इकोनॉमी को अलहदा से मैनेज करना पड़ता है, और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको अलहदा से मैनेज करना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को अलहदा से मैनेज करना पड़ता है। ये तमाम प्रॉब्लम को देखें जो हमारे क्लर्क बादशाह हैं, उनकी एक अपनी सिचुएशन है कि वी कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। सो बेसिकली 30 अरब से 146 अरब तक जो कर्ज पहुंचा, हमारी अपनी शॉर्ट टर्म इनइफेक्टिव इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज थी, जिनकी जो उस वक्त की कोर्ट्स थी, ऑनरेबल कोर्ट्स, वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए। वो यही समझते थे कि हमारे पास इनकम नहीं है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दोस्त बैठे हैं, जो प्लानिंग कमीशन में दोस्त बैठे हैं, वो यही समझते हैं कि जी 119 अरब पर डे हमने देने हैं और 28 अरब तक हम पहुंच गए हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। वो कहते हैं ये तो मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है कि हम इससे बाहर निकल सकें। बात यह है कि जिस दिन आपको मर्ज की शिनाख्त हो गई, उस दिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ आप जरूर सोचें, क्योंकि 1950 से लेके आज तक प्लानिंग यही रही है कि हमने इस मरीज को मरने भी नहीं देना, जीने भी नहीं देना, लेकिन भागना दौड़ना तो वो दूर की बात है। अगर मैं IMF का रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक बैंक का CEO हूं, तो मैं अपने बैंक के लिए काम करूंगा ना, मैं अपने IMF के लिए काम करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए क्यों काम करूंगा? मेरा तो काम ही है कि मैंने गरीब मुल्कों की मदद करनी है कि वो मर ना जाए, लेकिन जिंदा रखना है। लेकिन गरीब मुल्कों की मदद इस तरीके से करनी है कि जो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वो हर्ट ना हो। वो ऑब्जेक्टिव उनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी चाहिए, हम पाकिस्तान को सर्वाइवल चाहिए। सो हमने अपनी उन्हें पॉलिसीज में, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को तकलीफ ना हो, उसको कोई दुख ना हो, उसको कोई दर्द ना हो, लेकिन हमने अपनी सर्वाइवल को इसी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में से बाहर निकालना है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। इसमें मैं जो बात कर रहा था कि 1950 के बाद 1980 में 146 जंप लगाया और 1990 में हम 711 अरब तक पहुंच गए। नाजरीन, आप देखिए, तकलीफ है कि वो डेट 1980 से 1990 तक जो हमने IMF के प्रोग्राम लिए, जो हमने पेरिस क्लब को उसमें उस वक्त इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट ली, वो हमारे गले आज भी है। 30 अरब से 711 अरब पहुंच गए। अब यहां पे दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ आए, IJI इत्तेहाद आया और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज शुरू हो गई पीपल पार्टी के साथ। 2000 तक ये 711 अरब मैंने पिछले 6, 7, 8 प्रोग्राम शायद IMF के थे जो हमने 1990 से 2000 में लिए। उन प्रोग्रामों में हमारा कर्ज 711 अरब से बढ़ के 3000 अरब के करीब पहुंच गया। अगर एग्जैक्टली फिगर बताऊं तो वो 2940 1999 में और 3172 अरब सन 2000 तक हमारा कर्ज पहुंच गया। 30 अरब से 3172, ये कितने सालों में नाजरीन? ये 1900
70 से लेके 2000 तक। अब बात यहां खत्म नहीं होती, अब स्नोबॉल फैक्टर है, ये 30 था, 3000 हो गया, अब 3000 से 30,000 2020 तक पहुंच गया। पहले स्पीड कम थी, क्वांटम कम था, अब स्पीड ज्यादा है। 30 से 3000 होने में 30 साल लग गए, 3000 से 30,000 होने में 20 साल लग गए, क्योंकि 2000 से 2010 तक ये 3100 से बढ़ के कर्ज हमारा 9000 तक पहुंचा, और 2010 से 2020 तक 44,000 समथिंग तक, हमारा 40,000 समथिंग तक पहुंच गया। नाज़रीन, अगर मैं एग्जैक्टली फिगर बताऊं कि 2024 में आज हम तकरीबन 45,000 अरब डोमेस्टिक डेट है हमारा, और 130 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन डेट है। ये है समरी। अब इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, आज की हुकूमत ऐसे क्या रिफॉर्म्स करे कि हम इस मैस में से निकल सकें। आज के प्रोग्राम का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, एक पॉलिसी थी कि हमने खर्च करने की हैबिट क्रिएट करनी है अपनी अवाम में, और चूंकि वो खर्च कर सकें तो हमने उनकी इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ाने की पॉलिसी लानी है तो हमने ऐसे मेजर्स लेने हैं कि कारोबार करना आसान हो, और कारोबार करने की जो रुकावटें हैं उनको दूर करना है। वन विंडो ऑपरेशन के नाम से काम हुआ, सिंगल विंडो के नाम से काम हो रहा है, और बीओआई के अंदर उस 17 डिपार्टमेंट को बीओआई ने हैंडल करना है, और लेकिन क्या उसमें बेनिफिट एंड कंज्यूमर को, एंड इन्वेस्टर को, किसी फॉरेन इन्वेस्टर को जा रहा है? हर फॉरेन इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैंने अगर पाकिस्तान में काम करना है, मुझे एटमॉस्फेयर वो दे दो जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, मुझे एटमॉस्फेयर वो दे दो कि जो मेरा कस्टमर है वो उसको एक्सेस मिल जाए मेरी प्रोडक्ट की, मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर दे दो कि मेरे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो और मुझ पे कोई बर्डन ना हो, मुझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि मैंने जो प्रोडक्ट क्रिएट करनी है उसकी सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना हो। आज मैंने इंडस्ट्री लगा दी, आप इंपोर्ट बैन कर देते हैं, मेरा रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, मैं क्यों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आऊं? आज मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूं, आपने पॉलिसी चेंज कर दी, और उसके तहत जो मेरा कस्टमर था वो किसी पॉलिसी के तहत एबीसी के पास चला गया, तो मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों लाऊं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने ऐसे करने हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्तों के लिए माहौल साजगार हो जाए। आज के दिन में एफबीआर, उसके ऊपर प्रेशर है कि उसने ये इनकम जो 28 अरब का टारगेट रखा है वो अचीव करना है। बड़ा अच्छा टारगेट है, बड़ा एग्रेसिव टारगेट है, उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देने बहुत जरूरी है। आज के दिन का खुलासा नाजरीन कि 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आईएमएफ भी चाहता है कि हम गुर्बत की लकीर में नीचे रहते हुए मर ना जाएं, वो हमें जिंदा रखना चाहता है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल अदारे भी हमें जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी पॉलिसियों में, इनकंसिस्टेंट पॉलिसियों में अपने आप को खुद खत्म करने पे लगे हुए हैं। वो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी मैं आपको लिख के दे सकता हूं। एक छोटा सा सवाल, जो हमारे अदारे, जो डीप रूटेड, इसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनके नीचे जो पूरी चेन है, क्लर्क बादशाह से लेके ऊपर तक, उनसे अगर हम पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग पे कोई क्वेश्चन कर लें तो आई एम वेरी मच श्योर कि उसका जवाब प्रॉपरली उनके पास नहीं होगा।
अगर हमसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे कोई सवाल कर दें तो उनके लिए उनकी लिमिटेशन है, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और उसके साथ जो IMF के रिप्रेजेंटेटिव या वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल अदारों के या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले जो दोस्त अपने कंसल्टेंट्स लेके आते हैं, उनका एक दर्द सर होता है कि उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन है उनको एजुकेट करना है, उसको इस तरीके से एजुकेट करना है कि वो जो पॉलिसी बन रही है वो आसानी से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जा सके। लेकिन नाजरीन, एक इंजीनियर को हम ये तो बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड क्या है, लेकिन फाइनेंशियल पॉलिसी उसके बस का रोग नहीं होता। इसी तरीके से एक फाइनेंशियल बंदे का बस का रोग नहीं है कि वो इंजीनियरिंग के ऊपर कोई पॉलिसी दे दे। मुझसे अगर कोई आप कहें कि इंजीनियरिंग ये पॉलिसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ ये इसके ऊपर कोई कमेंट कर दे, मैं नहीं कर सकता, मेरा एरिया नहीं है। मैं तो उस पे कमेंट कर सकता हूं जो मेरा एरिया है। सो हमारे यहां फाइनेंशियल पॉलिसीज भी इंजीनियर, जिस तरह एनर्जी पॉलिसीज को देख लें, आप उस पॉलिसी में देखें क्या क्या किया जा रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजंस हैं लेकिन इंजीनियर्स के हाथ में है। और पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए बना है और पाकिस्तान पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए अगर पॉलिसी बनाएगा तो पाकिस्तान को भी बेनिफिट है, पाकिस्तानियों को भी बेनिफिट है। IMF की अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में कहूं कि फेडरल रिजर्व किस तरीके से ऑपरेट करता है कि वो छह सेंट्रल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक, फेडरल रिजर्व किस तरीके से ऑपरेट करता है कि 6 सेंट्रल बैंक हैं पूरी दुनिया के जिन्होंने आपस में अनकंडीशनल एक एग्रीमेंट किया है कि वो कितनी भी अमाउंट चाहे उन 6 सेंट्रल बैंकों को वो निकाल सकते हैं। अगली लेयर है नो बैंक है, नो सेंट्रल बैंक है कि वो अनकंडीशनल लेकिन लिमिटेड $30 बिलियन डेली निकाल सकते हैं वो स्टेट बैंक से, सेंट्रल बैंक के इस पूल से। इसका मतलब है G6 है पहले और फिर G9 है, और उसके बाद 30 मुल्क हैं जो सिर्फ बताएंगे कि हमें इतने पैसे चाहिए और इस तरीके से चाहिए, उसके बेस पे उनको कंडीशनल है लेकिन उनको पेमेंट मिल जाएगी। चौथी लेयर हम पाकिस्तानियों जैसे मुल्कों की है जो पुअर हैं, जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए IMF क्रिएट किया गया ताकि वो गुर्बत की लकीर के नीचे जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब रहें, मर न जाए। एनीहाउ नाजरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि 30 अरब से लेके आज हम 80,000 84,000 अरब के दरमियान हमारा टोटल कर्ज है और हम उसके नीचे दबे हुए हैं।